नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप लोगों के लिए दोस्तों मैं आज दूसरा जो है पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। 2017 में जो पेपर हुए थे आपके जेल प्रहरी के, दोस्तों ये पेपर है आज का 4 सितंबर 2017 को पेपर हुआ था जेल प्रहरी का। इससे पहले मैं एक पेपर का सॉल्यूशन करवा चुका हूं, नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है जेल प्रहरी नाम से, तो उसे आप जाके जरूर देख लेना, क्योंकि आप एग्जाम देने बैठोगे उससे पहले आपको पुराने पेपरों का बारे में एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है वो आपको पता चलना चाहिए कि किस प्रकार के जो है जेल प्रहरी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या ट्रेंड है, कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या पूछा जाएगा, यह सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आप पेपर देने से पहले यह सब कुछ जान लीजिए, और वो जानोगे कैसे, जब प्रीवियस ईयर यानी कि ओल्ड पेपर का आप सॉल्यूशन देखोगे। तो दोस्तों मैं पूरा का पूरा जीके का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, रीजनिंग करवाने वाला हूं, साइंस करवाने वाला हूं, मैथ करवाने वाला हूं। मैथ और रीजनिंग के मैं सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगा, परंतु क्वेश्चन और आंसर आपको दिखा दूंगा, तो थोड़ा आप जो है वीडियो को बंद करके फिर आप जो है सॉल्यूशन कर सकते हैं। इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें भी आपने अच्छा खासा प्यार दिया है। आशा करता हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे और आपके लिए ये वीडियो पत्थर की लकीर साबित होगी दोस्तों, ब्रह्मास्त्र साबित होगी। तो दोस्तों मैं शुरुआत करूंगा सीधा आपको जीके और साइंस से, क्योंकि ये मैथ और जो इसके रीजनिंग के ये लास्ट में अपन करने वाले हैं। तो मैं सीधा आपको ले चलता हूं नीचे। मैं आपकी शुरुआत करता हूं कहां से, राजस्थान जीके से। तो राजस्थान जीके से अपन शुरुआत करेंगे और लीजिएगा आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिएगा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में तिमणिया आभूषण पहना जाता है। जो तिमणिया नामक आभूषण होता है वो कहां पर पहना जाता है, ये आपके जेल प्रहरी में पूछा गया था और दोबारा से इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे जब आपका एग्जाम होगा। राजस्थान में तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है गले में। कहां पर, गले में। दोस्तों ये ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उस समय, तो ये पूरा का पूरा पेपर लेके आया हूं मैं बड़ी मेहनत करके। गले में दोस्तों तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी का अनुसंधान संस्थान कहां है, तो ये पिलानी झुंझुनू में है। कहां पर पड़ता है दोस्तों, पिलानी झुंझुनू में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी का अनुसंधान। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, यानी कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, यहां पर कुछ अलग से नहीं कहा गया, यहां पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों का पूछा गया है, कुल पूछा गया है। तो जवाब हो जाएगा 5920 किलोमीटर। मतलब बात करें अपने राज्य की, अंतरराज्य सीमा कितनी, राजस्थान के साथ 4850 किलोमीटर, जबकि पाकिस्तान के साथ कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर। तो ये दोनों को याद रखना, दोनों को मिलाकर के पढ़ेंगे तो हो जाएगी 5920 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, 5 राज्य अपने राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं और एक जो है विदेशी बनाता है, वो कौन सा है, पाकिस्तान। याद रखना ऐसे। सबसे अधिक सिंचाई देने वाली इंदिरा गांधी नहर से कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होता है, तो इंदिरा गांधी नहर है, तो ये इंदिरा गांधी नहर, तो ये वाला क्षेत्र लाभान्वित होता है कि नहीं होता है, इधर वाला, तो ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र लाभान्वित होता है। कैसा लग रहा है आपको वीडियो, कमेंट करते रहिए। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं, तो राजस्थान का जो हृदय है, राजस्थान का हार्ट है, राजस्थान का दिल किसको कहते हैं, अजमेर को कहते हैं। क्योंकि अजमेर जो है, जैसे कि ये राजस्थान है तो अजमेर दोस्तों ये से है, ठीक है ना, तो अजमेर राजस्थान का हृदय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान की यात्रा नामक ग्रंथ की रचना किसने की, पश्चिमी राजस्थान की यात्रा नामक ग्रंथ की रचना की थी जेम्स टोड, जिनको कहते हैं घोड़े वाले बाबा। क्या कहते हैं, घोड़े वाले बाबा। पश्चिमी राजस्थान की यात्रा नामक ग्रंथ की रचना जेम्स टोड घोड़े वाले बाबा ने की थी, याद रखना है। सबसे पहले जो राजस्थान नाम लिया था वो भी जेम्स टोड ने लिया था, ये भी आप याद रखना। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा नृत्य इन चारों में से जो केवल और केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो वो हो जाएगा कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य एक दोस्तों नकली घोड़ी होती है, उसको पहन लिया जाता है और फिर डांस किया जाता है और इसके पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और क्या शानदार का डांस होता है ये अपने होता है, कहां पर होता है, फटाफट याद हो तो किसी को कमेंट करो, शेखावाटी में होता है। कच्ची घोड़ी डांस कहां होता है, शेखावाटी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्मार्ट सिटी की तीसरी सूची में राजस्थान के कितने शहरों को शामिल किया गया था, तो वो 2 को किया गया था। अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा, जो क्वेश्चन अब एग्जाम में नहीं आएगा उसको दोबारा न पढ़ना है आप लोगों को। मैं इतना बताऊंगा, आपको हर चीज बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है दोस्तों, तो आप अंत तक देखो। इसलिए
परिरेखा से तात्पर्य है? बताइए, आप बताइए। परिखा, परिखा से तात्पर्य है तो दुर्ग के चारों ओर खींची गई खाई। परिखा का मतलब होता है एक दुर्ग होगा, उसके चारों ओर खाई होती है, तो क्या होती है? खाई होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? परिखा बोलते हैं। ठीक है मित्रों, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एरण वाले, जैसे जल दुर्ग, ओदक दुर्ग, तो ये सारे दुर्ग वगैरह में अलग से टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा आपको, परंतु अभी क्या करना है, अभी आपके लिए जो से पढ़ा रहा हूं वैसे ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग। राजस्थान एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स वो होता है जहां पर जो एरोप्लेन आते हैं ना मित्रों, तो एरोप्लेन को खड़ा करने का जगह होता है ना, उसको एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं और उसको हैंगर भी बोलते हैं। कपड़े टांगने वाला हैंगर नहीं, जहां पर एरोप्लेन वगैरह जो रखे जाते हैं उसको हैंगर भी बोलते हैं। तो आपसे ये भी पूछ ले हैंगर कहां है, तो जयपुर में है। तो राजस्थान का एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहां है, तो ये सांगानेर में हो जाएगा, सांगानेर जयपुर में। जयपुर भी ऑप्शन है, परंतु जयपुर ऑप्शन नहीं लगाना है आपको, सांगानेर लगाना है। मतलब छोटा जगह हो तो वो छोटी जगह आपको लगानी होगी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, फल्गुबाई किस नृत्य की नृत्यांगना है? फल्गुबाई गुर्जर जाति की नृत्यांगना है और ये किशनगढ़ अजमेर की रहने वाली है और इनका संबंध है चरी नृत्य से। एक मटकी होती है, मटकी में दिया जलता हुआ सिर पे रखा जाता है और फिर डांस किया जाता है, तो ये नृत्य है चरी नृत्य। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के समस्त प्रशासन का मुखिया कौन होता है? यानी कि जो राज्य होता है, राज्य का प्रशासन, मतलब मैं मतलब मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, तो मुख्यमंत्री तो आएगा ही नहीं, क्योंकि प्रशासन का मतलब जो सरकारी कर्मचारी हो गए ना, तो इनका मुखिया कौन होता है? जो मुख्य सचिव होता है दोस्तों। कौन होता है? मुख्य सचिव होता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। यह भी पूछा जा सकता है। तो मुख्यमंत्री नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मुख्यमंत्री चिपका देते हैं, क्योंकि ऑप्शन में मुख्यमंत्री भी दिखता है। तो समस्त प्रशासन पूछा है। क्या पूछा है? प्रशासन पूछा है मित्रों, तो यह आपको याद रखना है, मुख्य सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक रखने के काष्ठ के उपकरण को क्या कहते हैं? जहां पर बुक वगैरह रखी जाती है, काष्ठ का बना होता है, काष्ठ मतलब होता है लकड़ी का, उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं टवनी। क्या बोलते हैं? टवनी बोलते हैं उसको, टवनी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज विषय संविधान की कौन सी सूची में है? जो पंचायती राज व्यवस्था है, जैसे ग्राम पंचायत वगैरह, नगर निगम वगैरह हो गए ना, नगर पालिका, ये कौन से विषय में? राज्य सूची में। कौन से सूची में? 3 प्रकार की सूचियां होती है, तो ये आपकी क्या हो जाएगा? राज्य सूची हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जांगल प्रदेश की राजधानी। जांगल प्रदेश की राजधानी थी अछत्रपुर। क्या नाम था? अछत्रपुर जांगल प्रदेश की राजधानी। दयाबाई एवं सहजोबाई किस संत की शिष्या थी? तो दयाबाई और सहजोबाई दोस्तों आपको पता होगा चरणदास, संत चरणदास जी, इन्होंने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, उसी की शिष्या थी दोस्तों दयाबाई और सहजोबाई। दयाबाई ने दोस्तों दया प्रकाश लिखा, दया बोध लिखा, तो ये आपको याद रखना है, ये चरणदास जी की शिष्या थी। और ये दोस्तों मेवात क्षेत्र से संबंधित है। किस क्षेत्र के लोग देवता है, संत है? तो ये दोस्तों मेवात क्षेत्र, मेवात का मतलब आपके भरतपुर और अलवर के क्षेत्र के ये आपके संत है दयाबाई, सहजोबाई, चरणदास जी। तो चरणदास जी की शिष्या है दयाबाई और सहजोबाई। ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया है अब तक की परीक्षाओं में, तो रट्टा मार ली इन सबके। ये पेपर इसलिए नहीं करवा रहा हूं कि आपको बस ऐसे जल्दी जल्दी करवा दूं, नहीं, जीके को और कम से कम साइंस को तो आपको मैं डिटेल के साथ बताऊं। मैथ रीजनिंग में ज्यादा टाइम लगता है, तो उनको आप बाद में सॉल्यूशन कर लेना, मैं बाद में उनको हल करवा दूंगा आपको। रणथंभौर का युद्ध सन 1301 में किस किस के मध्य हुआ? तो आपको पता है दोस्तों रणथंभौर का युद्ध हुआ था किस किस के मध्य? अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के मध्य हुआ था। किसके? अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के मध्य खतरनाक युद्ध होता है, और इसमें हमीर की जो है क्या हो जाती है? हार हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर जल जोहर भी होता है और दोस्तों आपका जोहर भी होता है, साका होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जल जोहर होता है और एक साका तो होता ही है। तो जल जोहर भी आपको याद रखना है। किस दुर्ग से संबंधित है? तो रणथंभौर दुर्ग से संबंधित है जल जोहर। ठीक है ना, क्योंकि इनकी बेटी कुंवारी थी और कुंवारी क्या है, जोहर नहीं कर सकती, तो उन्होंने जल जोहर किया था दोस्तों। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है।
प्रश्न है अगला, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश किसे कहा जाता है? तो विजय स्तंभ। विजय स्तंभ कहां है? ये आपके विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में। कहां है विजय स्तंभ? है चित्तौड़गढ़ में। आपको याद रखना है महाराणा कुंभा के द्वारा इसे बनाया गया था, तो ये आप लोगों को याद रखना है। मूर्तिकला का विश्व कोश विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत है, आपको ये याद रखना है। रखोगे याद? सबसे पहले जो डाक टिकट जारी किया गया था राजस्थान में, वो भी आपको विजय स्तंभ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राजस्थान के किन महलों को राजस्थान के क्या कहा है? दोस्तों विंडसर की संज्ञा दी है। विंडसर के महलों की संज्ञा दी है किसने? फर्ग्यूसन ने। इतिहासकार किसको बोला है? तो उदयपुर के राजमहल को विंडसर की संज्ञा दी गई है। राजस्थान में प्रचलित निम्न में से कौन सा नगरीय स्वशासन संस्था नहीं है? तो दोस्तों नगरीय स्वशासन की संस्था नहीं है, नगर पंचायत। नगर पंचायत नहीं है, क्योंकि नगर परिषद है, नगर पालिका है, नगर निगम है। ठीक है ना, याद रखिएगा मित्रों। अगला प्रश्न, राजस्थान में राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो राज्य महिला आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष है वह की गई थी नियुक्ति कांता खतूरिया को। किसको? कांता खतूरिया को। क्वेश्चन है अगला, 17 जुलाई 1734 में हुरडा सम्मेलन के विरुद्ध हुआ था। तो दोस्तों आपको पता है 17 जुलाई 1734 में हुरडा सम्मेलन क्यों करना पड़ा? क्योंकि राजस्थान में राजाओं को लूटा जा रहा था। लूट लूट के राजाओं की हालत कर दी पतली। तो उस चक्कर में दोस्तों यहां पर मराठाओं को रोकने के लिए 17 जुलाई 17 ऐसे याद रखो 17/7/34 1734 17/7/34 17 दूनी 34 और 7 बीच में आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे थोड़ा याद रखोगे तो आ जाएगा, क्योंकि ये भी पूछा जाता हुरडा सम्मेलन कब हुआ था। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल की गई राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन है? केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल की गई राजस्थान की प्रथम महिला मंडल, तो प्रथम जो भी है वो आप याद कर लो। तो डॉक्टर गिरिजा व्यास। तो ये क्वेश्चन आता है जैसे प्रथम राज्यपाल, प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम राज्यपाल। अरे भाई साहब जो भी प्रथम दिख जाए आपको, प्रथम मुख्य सचिव, SC ST और महिला, ये सब कुछ भी पूछे ना भाई साहब रट्टा मार लो, रट्टा मार लो। मैं बता रहा हूं, मैं आपको इनका सारा सब कुछ करवाने वाला हूं। मैं आपका सिलेक्शन दिलाने के लिए पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग रट्टा मार लीजिए। जो मैं पढ़ा रहा हूं ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो अभी देखो मैंने विजय क्या क्वेश्चन आया था, जो भगवानों का जो है मूर्तिकला का विश्व कोश किसे कहते हैं? विजय स्तंभ को। एक ही पेपर में दो क्वेश्चन आ रहे हैं एक जगह से। मतलब सोचो आपको विजय स्तंभ को, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को बड़ी अहमियत देनी होगी एग्जाम में। तो जवाब हो जाएगा महाराणा कुंभा। ऊपर ही बता दिया था मैंने, जबकि मैंने पूरा पेपर नहीं देखा है, फिर भी मैं बता रहा हूं आपको। तो सोचो आप लोग थोड़ा अपनी जो है क्लास मतलब शानदार होगी। पेपर सॉल्यूशन के साथ मैं आपको पूरी डिटेल भी बता रहा हूं। राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, आपको याद होना चाहिए। कौन सा मेला भादवा के आयोजित होता है? तो भादवा का महीना होता है दोस्तों। भादवा के महीने में कौन सा मेला लगता है? तो भरतरी जी का, जो भरतरी जी का मेला है वो लगता है। और भरतरी का मेला कहां लगता है? क्वेश्चन आता है ये भी। तो ये लगता है भरतरी का मेला अलवर में। कहां पे लगता है? अलवर में। प्रश्न है अगला, भोगलिया एवं कुलाबो क्या है? भोगलिया एवं कुलाबो क्या है? तो भोगलिया एवं कुलाबो क्या है? तलवार के नाम है भोगलिया और कुलाबो। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? तो राजस्थान का क्षेत्र भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 10.41%। और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 2,49,000। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 10.41% है, आपको याद रखना है। और राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी आप लोग याद रखना। राजस्थान का क्षेत्रफल पूरे भारत में पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। तो ये भी आप लोग याद रखना सीक्वेंस। दिसंबर, ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा। और राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है? ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की कौन सी नदी, मतलब भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो भी माई होगा। और पूछे कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार पार करती है राजस्थान की? तो भी माई होगा। तो ये आप लोग याद रखना, माही नदी दोस्तों दक्षिण से आती है और दक्षिण में ही चली जाती है।
तो ये आपको याद रखना है, यू आकार की बनाती है और ऐसे काट कट के ये कट कर देती है, क्योंकि आपको याद रखना है कर्क रेखा राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर निकलती है। कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में 26 किलोमीटर है। समझ गए? तो ये राजस्थान जीके के मैंने आपको 30 क्वेश्चन थे वो पूरे करवा दिए। अब मैं करवाता हूं आपका किसका, चलते हैं देखते हैं, साइंस वगैरह करवाते हैं। ये लीजिएगा, तो चलते हैं अब। तो दोस्तों आप पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन देखो मेरे पास, मजा आ जाएगा आप लोगों को, एक बात बता रहा हूं। और आप पढ़ाई करोगे ना, चतुर्श्रेणी कर्मचारी की भी तैयारी करवा रहा हूं मैं, तो आप उसका भी ध्यान से देखो। देखो अब मैं पढ़ाऊंगा आपको यहां पर सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और सामयिकी। तो चलिए, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताओ बताओ फटाफट। जोग जलप्रपात, तो ये शरावस्ती नदी के किनारे है, शरावस्ती नदी पर है। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो शरावस्ती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद से उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद आर्टिकल 63 में। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कुरली, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कुरली किसके लिए विख्यात है? तो यह है स्वर्ण उत्पादन के लिए। तो ये दोस्तों इंडिया जीके में भर भर के भी आएगी, साइंस और इंडिया जीके, इसके क्वेश्चन भी बहुत सारे आने वाले। खो खो नामक खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो तो आपने बचपन में बहुत खेला होगा। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में एक टीम में कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। दूसरे में कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य को अनाज उत्पादन में, ये 2015-16 का है, अब छोड़ दीजिए इसको, अब नया डाटा याद करेंगे। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। पास्कल में शॉर्टकट में भी लिखते हैं। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है मित्रों, ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना किस पार्टी के लोकसभा सदस्य थे? तो ये बीजेपी के, परंतु अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये पहले पुराना वाला है, वैसे याद रख सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान संशोधन के जो प्रक्रिया है इसका उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 368 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था वह है जैनुल आबिदीन। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था वो था जैनुल आबिदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो स्तनी होती है, स्तनधारी होते हैं, उनके हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। कितने होते हैं? 4 चेंबर होते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? सूखा रोग, रिकेट्स। सूखा रोग मतलब आपसे पूछ सकते हैं रिकेट्स, तो रिकेट्स मतलब विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से दोस्तों रिकेट्स होता है। विटामिन डी भरपूर कहां मिलता है? ये मिलता है सूर्य के प्रकाश में। कहां मिलता है? सूर्य के प्रकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, भारत में किस देश के साथ कैदियों की अदला बदली के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? बताओ। ये क्या है? सोमालिया। क्या हो जाएगा? सोमालिया। ये पुराना क्वेश्चन है, वैसे अब नहीं आएगा, ऐसे आप याद मत करना। अब इसको जो मैं बना कर दूं उसको याद मत करना, उसकी जगह मैं कोई और पढ़ा दूंगा आपको जब एग्जाम आएगा। और अभी जैसे ये PYQ क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, प्रवेश पेपर खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा। जारिया कोयला, झरिया कोयले की खाने कहां है? कोयले की खाने कहां है? झरिया कोयले की झारखंड में है। कौन सा खंड में है? झारखंड में। प्रश्न है अगला, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? भारत में मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो 1906 में हुई थी। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में? सहारा मरुस्थल अफ्रीका में। और आपसे पूछ ले कि जो है थार का मरुस्थल कौन से में है? तो वो एशिया में। एशिया मतलब भारत में। तो ये आप लोग याद कर लेना, सहारा अफ्रीका, थार का एशिया में। ठीक है ना मित्रों। क्वेश्चन है अगला, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? मार्ले मिंटो 1909 में। तो ये आपको याद रखना है, मार्ले मिंटो 1909 में। और मार्ले मिंटो चेम्सफोर्ड ऐसा कुछ एक और भी है, मार्ले मिंटो ऐसा कुछ करके एक और भी, वो 1919 में आया था, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, जब आएगा मैं बता दूंगा। आप कमेंट करके बताओ। पर मार्ले मिंटो नाम से ही है कुछ, तो आप बताओ कौन सा है 1919 में आया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो धन विधेयक की जो परिभाषा दी गई है आर्टिकल 110 में दी गई है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको बोलते हैं हम आम भाषा में पीओपी, क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। आपने देखा होगा किसी का हाथ पैर टूट जाए तो पीओपी का प्लास्टर चिपका देते हैं उसके। इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र क्या होता है इसका? तो इसका सूत्र होता है CaSO4 1/2 H2O। वैसे इसमें थोड़ा सा इन्होंने आगे 2 लगा रखा है, ये भी इसी का होता है, क्योंकि इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस इधर का जो 1/2 था तो ये 2 कट जाएगा, तो कितना हो गया? ये बच गया। ठीक है दोस्तों, इसलिए इन्होंने लगा रखा। वैसे इसका जो सूत्र है जब कभी एग्जाम में आता है ज्यादातर, तो CaSO4 1/2 H2O ये होता है, और CaSO4 0.2 H2O इसको गर्म करने पे बनता है। अब ये क्या है जो मैंने नीचे लिखा है 2H2O लग रहा है, ये होता है दोस्तों जिप्सम का सूत्र। जिप्सम के सूत्र को आप 373 केल्विन पे गर्म करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 1/2 H2O। अभी 1/2 H2O मतलब इसे पूछ ले कि रासायनिक सूत्र का क्या नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो इसको बोलोगे आप कैल्शियम सल्फेट अर्ध हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है ना, हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। 1/2 को क्या बोलते हैं? हेमीहाइड्रेट हो जाएगा, जल हो जाएगा। तो ऐसे भी आपका क्वेश्चन आता है, तो ये भी आपको याद कर लेना है। जोजिला दर्रा किस राज्य में? तो जोजिला दर्रा कहां है? जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पे आधार है? तो यह है गणना एवं तर्क पर। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार के पावरलूम क्षेत्र के विकास के लिए देश के 45 शहरों में किस परियोजना का शुभारंभ किया गया? तो पावर टेक्स्ट इंडिया का। अब नहीं आएगा ये क्वेश्चन, पर देख लो आप, बस मैं बता देता हूं केवल नॉर्मल ऐसे। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है? तो ये आर्टिकल सबसे पहला वाला जो आर्टिकल है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, पहली लाइन पढ़ोगे, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक क्या है? संघ है, ऐसा लिखा हुआ है। पहला ही देखोगे तो आप, भारत का जिस प्राकृतिक आपदा से संबंध नहीं है, तो ज्वालामुखी भारत में नहीं आती, भारत में कोई दूर दूर तक इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई नहीं आती है ना, तो ज्वालामुखी याद कर लेना। अगला प्रश्न, सूखी बर्फ निम्नलिखित में से क्या है? सूखी बर्फ, ड्राई आइस नहीं बोलते, ड्राई आइस, ड्राई आइस नहीं बोलते, ड्राई बोलते हैं दोस्तों। किसको? CO2 को। जो ठोस CO2 होती है ना उसको क्या बोलते हैं? सूखी बर्फ बोलते हैं, ड्राई आइस। तो आपको ये भी आपको याद रखना होगा। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? महावीर स्वामी जी का जन्म कहां हुआ था? कुंडग्राम में। कहां पर हुआ था? कुंडग्राम में। तो दोस्तों ये मैंने अब तक अपने को कितने क्वेश्चन कर लिए? अब तक अपन ने 55 क्वेश्चन कर लिए। 55 क्वेश्चन हो गए अपने, 45 क्वेश्चन और बच रहे हैं। तो चलो मैं सीधा आपको ले चलता हूं इधर। तो देखो यहां पर ये आ गए आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब मैं यहां पर क्वेश्चन बताऊंगा, सीधा उसका आंसर बताऊंगा, फिर यदि आपके पास टाइम है तो आप इनको सॉल्यूशन खुद भी कर सकते हो। मैं बता दूंगा थोड़ा थोड़ा कैसे क्या करना है, आप बैठ के सॉल्यूशन कर लीजिएगा। और आप इनको देखो, यहां पर मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा तार्किक और मानसिक समता का, यानी कि रीजनिंग का। चलो देखो, जैसे ए और बी क्या है? भाई है। ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की, तो ई ए का क्या संबंध है? तो देखो इसको सिंपल सा देखो, एक दो क्वेश्चन तो मैं भी करके दिखा देता हूं आपको। ए और ए क्या है? ए क्या है? भाई है, तो भाई में मैं प्लस लगाऊंगा। ए भाई है बी का। अब आगे बोला गया ई पुत्री है एफ की, अपने को इससे कोई लेना देना नहीं, अब तक कोई अपने को पता नहीं चल रहा है इसे। एफ पत्नी है बी की, एफ क्या है? पत्नी है किसकी? बी की। तो ये पत्नी है तो इसको माइनस लिख देंगे और यहां प्लस लिख देंगे, यहां डबल बोर्ड लगा देता हूं मैं, क्योंकि ये पति पत्नी है। ठीक है, अब यहां पर बोला गया ई क्या है? पुत्री है। किसकी? एफ की। तो ई तो पुत्री है, तो इसके माइनस लगा दूंगा। तो अब यहां पर पूछा गया है कि ई को क्या कहेगा? ए, तो इसको क्या कहेगा ये पूछा गया है। तो अब जैसे कि ए का भाई क्या है? बी, तो भाई बी के भाई की लड़की को क्या कहेगा? बता दो फटाफट। भतीजी तो कहेगा ना, बिल्कुल। तो ये अपने ऊपर लेके इसे क्वेश्चन को किया करो, आराम से हो जाएंगे। चलो आगे बात करते हैं। यहां पर क्वेश्चन है, यदि P प्रदर्शित करता है डिवाइड, तो अब यहां पर जैसे कि ये है, तो यहां पर जो P लिखा हुआ है, P की जगह आप डिवाइड करो और इसको सॉल्यूशन करोगे ना, माइनस की जैसे यहां पर R की जगह माइनस लिखो, T की जगह गुणा लिखो, W की जगह क्या लिखो, तो ये ऐसे करोगे आप सीधा, तो सिंपल हो जाएगा। इसका आंसर सॉल्यूशन करोगे समीकरण को तो 27 आ जाएगा। ठीक है ना, यदि आपसे नहीं होता है तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगा। क्वेश्चन है यहां पर कि 12 व्यक्ति किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं,
तो उस काम को 8 दिनों में करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए। तो ऐसे करो इसको, एमडीएच का सूत्र तो देखा ही होगा आपने, तो ये वाला सूत्र MDH/W वाला देखा है क्या ये सूत्र, तो बिल्कुल मैं वही लगाऊंगा, MD M1 D1 M2 D2, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहां पर मैं M की जगह व्यक्ति कितने 12 मेल है ना, तो M लिख दिया मैंने। कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में। अब आपने से बोला कि 8 दिन में करेंगे, तो ये मैंने तो ये लिख दिया, और मेल कितने लिख दिया, M को M लिख दिया। अब इसको काटो, 4 से काट दो इसको 3 बार, इसको काट दो 2 बार, इसको 2 से इसको काट दो 5 बार, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आ जाएंगे। तो 8 दिनों में काम कर लेकिन कितना व्यक्ति को पकड़ के लाना पड़ेगा भाई साहब, 15 आदमी लेके आएंगे, तो ये कितने दिन में निपटा देंगे 8 दिन में। तो ऐसे करो भाई साहब, पर टाइम लगेगा, देखो मैं सॉल्यूशन तो करवा दूंगा मैं सारे के सारे क्वेश्चनों को, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। पर आप चाहते हो कि मैं करवाऊं तो बता देना, और अगली वीडियो में, इसमें तो देखो थोड़े बहुत तो करवा देता हूं। यहां पर बोला गया कि 49 लड़के हैं एक पंक्ति, 49 लड़के हैं कुल मिला करके, तो एक पंक्ति में बाएं छोर से सुभाष, ये बाएं है, बाएं छोर से सुभाष का स्थान है 27वां, ये सुभाष है भाई साहब इधर से, और दाएं छोर से नरेश का 27वां स्थान है। दाएं छोर से, दाएं इधर होता है, और 27 और 27 तो 54 हो जाते, ज्यादा हो जाते, तो ये क्या करेंगे ओवरलैप करेंगे, तो यहां हो जाएगा 27। तो इधर से क्या है, नरेश का स्थान 27 है। अब बताया गया कि दोनों के बीच कितने लड़के हैं, दोनों के बीच कितने लड़के हैं, तो क्या करो आप, कितने दे रखे हैं यहां पर 27 27 54 हो गए, 54 में से आप क्या करो 49 को घटाओ, कितने आ रहे हैं 4। परंतु क्या हो रहा है, एक बार तो ये इसको ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको ओवरलैप कर रहा है ना, तो ये एक तो घटाना पड़ेगा, तो एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3। अरे भाई साहब कितना सिंपल क्वेश्चन है, मतलब आप पूरा का पूरा जेल प्रहरी बन सकते हो, मैं जेल प्रहरी बना दूंगा आप लोगों को, चिंता मत करो। आपको 4th ग्रेड की तैयारी करो तो उसकी भी मैं पूरी तैयारी करवाऊंगा, बस आप मेरे साथ बने रहो, ठीक है मित्रों। चलो अगला क्वेश्चन है यहां पर आकृति बतानी, जो आकृति को पूरा कर दे। ये देखो, अब यहां पर इस आकृति को पूरा करने के लिए आप इसको बैठाना पड़ेगा फिट, तो इसको फिट बैठा दो यहां पर। आगे देखो आकृति वाले ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके, तो थोड़ा इस पर ध्यान देना, कैसे कैसे आते हैं मैं करवा दूंगा सारा। अब ये आकृति यहां पर कौन सी आकृति आएगी, ये पूछा गया था, तो ये आएगी। अगला क्वेश्चन ये रहा, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो कुल मध्य घनों की संख्या कितनी होगी। तो 3 सेंटीमीटर भुजा वाले को 1 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में क्या करना है, विभाजित करना है, तोड़ देना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलो अगला प्रश्न क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से शब्दकोशों के अनुसार स्थान पर आएगा, बताओ फटाफट, तो कौन सा आएगा, तो ये आ जाएगा। चलो अगला प्रश्न, यहां पर बोला गया है कि मास्टर को ऐसा लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसको क्या लिखा जाएगा, सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे कि यहां पर क्या लिखा गया है टी, तो टी को 1 लिखा जा रहा है, तो आप यहां 1 लिख दो, तो एक बार में आंसर आ जाता है, कोई ज्यादा ही नहीं करना, पहला ही देखो और आंसर आ गया, आप आगे बढ़ जाओ, क्यों टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि समय नहीं होता है एग्जाम में वैसे भी। अगला प्रश्न, जैसे यहां पर बोला गया है कि 3600 के कुल लाभों को क ख ग में इस पर अनुपात में वितरित किया जाता है कि क ख ग का अनुपात 5:4 और ख ग का अनुपात 8:9 है, तो लाभ में ग का हिस्सा क्या होगा। आप इसको सिंपल सा आके भाई साहब लिख दो क, और यहाँ ख और यहाँ ग लिख दो। अब इनको लिख दो 5:4, फिर इधर नीचे लिखो 8:9, इधर कुछ भी नहीं है, तो इसकी जगह होगी भाई साहब ये, तो इधर इसको लिख दो, इसको इधर लिख दो। अब इसका अनुपात आप करो, तो इसका अनुपात निकालोगे, फिर आप ग का अनुपात आएगा, उसको तो गुणा करना और इन सारों को क्या करना, डिवाइड करना और 3600 से मल्टीप्लाई करना, तो आंसर आएगा 1200। समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझो तो मुझे बता देना। अगला प्रश्न, नीचे दी गई आकृति दे रखी है, इसमें आपको त्रिभुज गिनने, सीधे सीधे त्रिभुज गिन लेना, और कितने आ जाएंगे 28 आ जाएंगे। मैं तरीका भी बता दूंगा, त्रिभुज कैसे गिनने हैं, वर्ग कैसे करना है, आयत कैसे करने बता दूंगा, चिंता मत करो। बस आप यदि सच में पढ़ना चाहते हो तो कमेंट करो मुझे। अभी तो ये पीवाइस ओल्ड पेपर में सॉल्यूशन करवा रहा हूं। यहां पर पूछा गया है कि जैसे यहाँ 18 आ गए, 23 आ गया, यहाँ ये आ गया, और तो इधर क्या आएगा, तो 14 आएगा। यहाँ कैसे आएगा वो बताऊंगा बाद में। अब देखो यहाँ पर आपका मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में है, ये मान लो मैं खड़ा हूं यहाँ पर, अब मेरा मुख कहाँ है, दक्षिण पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम किधर होता है, इधर होता है, मेरा मुख इधर है,
मैं क्या करता हूं, यदि आप क्या करते हो 135 डिग्री दाएं घूमते हो, तो मैं दाएं घूमूंगा तो इधर घूमूंगा, किधर घूमूंगा बताओ, इधर ही तो घूमूंगा, घड़ी की विपरीत दिशा में दाएं घूमूंगा। तो अब बताओ, देखो यहां से यहां तक आऊंगा मैं तो 45 घूमूंगा, फिर 45 में यहां तक जाऊंगा तो 90 घूम जाऊंगा। मैं किस दिशा में जा रहा होगा, अच्छा दाएं घूमना है घड़ी की दिशा में, सॉरी इसमें घड़ी की दिशा में घूमना होता है, इसमें दाएं बाएं, ठीक है ना, दाएं ऐसे अपना इधर होता है, तो घड़ी की दिशा में घूमो दाएं, तो यहां तक चले जाओगे 135 जोड़ोगे तो किस दिशा में देख रहे हो आप, उत्तर दिशा में, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, 100%। कितनी, 100%। अगला प्रश्न, जिस प्रकार राजा का संबंध सिंहासन से होता है, राजा किसके संबंधित होता है, सिंहासन से, वैसे सवार का संबंध किससे होता है, सीट से। सवार, यदि आप सवार, राजा जैसे सीट में सिंहासन के साथ बैठा रहता है, वैसे सवार होता है वो किस में बैठ के जाता है, सीट, ठीक है ना। अगला प्रश्न, जिस प्रकार हृदय का संबंध कार्डियोलॉजी, यानी कि हृदय की बीमारी हो जाए, दिल की बीमारी आपको हो जाए तो आप किसके पास जाओगे, कार्डियोलॉजी के पास जाओगे। और यदि किसी को वक्रक की बीमारी हो जाए तो किसके पास जाएगा, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएगा। जैसे अभी मेरे एक दिन क्या है, यहाँ पर हृदय में दर्द होने लग गया था तो मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया था, तो उसने मेरा इलाज किया, उसने ईसीजी किया, ईसीजी में रिपोर्ट देखी और वैसा कर दिया। तो वैसे वक्रक की कोई समस्या हो जाए तो उसको नेफ्रोलॉजी के पास जाना पड़ेगा, समझ गए। अब यहां पर जैसे कि एबीसीडी में जो आपका शब्दकोश है उसी अनुसार आपको जमाना है तो ये जम जाएगा, ये आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, ये अंग्रेजी में मिलान विलोन करो तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आपको बहुत सारी चीजें दे रखी है, शहरी दे रखा है, लोक सेवक दे रखा है। तो यहां पूछा गया है जो कि केवल लोक सेवक है, मतलब लोक सेवक तो होना चाहिए लेकिन पुरुष नहीं है, ये जो पुरुष वाला ये वाला नहीं होना चाहिए, नहीं शहरी होना चाहिए और नहीं शिक्षित होना चाहिए, शहरी भी नहीं होना चाहिए, शिक्षित भी नहीं होना चाहिए, केवल और केवल लोक सेवक हो। तो लोक सेवक केवल यहां दिख रहा है भाई साहब, अलग से 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक सेल में सभी वस्तुओं पर 15% का क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, दिवाली चल रही है डिस्काउंट दे दिया आपको। तो विनीत ने एक वस्तु रुपए कितने में खरीदी, डिस्काउंट के बाद 4224 रुपए में खरीदी। यदि उस वस्तु पर वास्तविक कीमत होती है, वो डिस्काउंट नहीं देता, वास्तविक विक्रय कीमत क्या होती है, इसके यदि 15% डिस्काउंट नहीं देता तो कितना पैसा आप चुका करके आते, ये आप सिंपल सा निकाल सकते हो, कुछ बड़ी बात नहीं है, 50-40 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहां पर पूछा गया है कि निम्न से असंगत को चुने, जैसे गौरवपूर्ण मतलब अच्छा, ठीक है, समर्पित कुछ अच्छा पॉजिटिव है, परिसर भी ये भी पॉजिटिव, असहमत अरे मतलब यार नेगेटिव बात आ गई तो ये अलग है, समझ गए। अगला प्रश्न, जैसे कि हाई को ऐसा लिखा जाता है तो बीप को क्या लिखा जाएगा आपको बताना। जैसे एच का संख्या होती है 8 तो आई की संख्या होती है 9, जी कितने नंबर पर 7 में, 8 कितने नंबर पर 8 पे, तो ऐसे लिख दो सीधा। बी कितने नंबर पे आता है 2 नंबर पे, ई कितने में आता है 5 में, तो 2 बार ई आ रहा, एफ कितने में आता है 6 में, तो हो गया आंसर, बिल्कुल ऐसे करना है आपको। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यहां पर इसको आगे बढ़ते हुए ऐसे लिखो, जमाओ, अंग्रेजी में देखो, तो ये आ जाएगा इसका। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है आपसे कि आपको शिक्षक, शिक्षित और नौकरी पेशा को आपको संबंध बनाना है। तो अब देखो यहां पर शिक्षित नौकरी पेशा के अंदर क्या आ जाएगा, शिक्षक आ जाएगा, और शिक्षित के अंदर ये सब आ जाएंगे, तो अपना आंसर ये हो जाएगा। और तो कोई दिख रहा नहीं रहा ऐसा। अब दिए गए विकल्प में जल प्रतिबिंब बनाना है आपको। जो यहां ये दे रखा है जल प्रतिबिंब मतलब ऐसे, इसके नीचे वाला, और इधर वाला दर्पण वाला होता है, ऊर्ध्वाधर वाला, तो आपको ऐसे ऐसे लिख देखना है। अब देखो सीधा सीधा ऐसा, ये इधर है ना तो इधर ही रहना चाहिए, और ये आना चाहिए सबसे पहले, तो इधर साइड में होना चाहिए, तो इसमें तो है, ऊपर वाले में तो है नहीं, हाँ तो 2 में है, कौन कौन से में, इसमें भी है इसमें भी है, ये देखो ऊपर, इसमें ये भी है इसमें भी समान है, तो क्या गलत है, क्या ये ऐसा कैसा रहेगा, देखते हैं क्या कैसा है इसमें। हाँ इसमें ऐसा हो रखा है ना, ये ऐसे ऊपर हो रखा है, ऐसे ऊपर हो रखा है, तो नीचे आएगा तो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाना चाहिए, तो ऐसा है नहीं है ना इसमें, तो इसलिए नीचे वाला होगा, ये हो गया अपना आंसर। तो जल प्रतिबिंब देखना था आपको।
अब अगर यहां पर दे रखा है कि ए के विपरीत क्या होगा, ए के विपरीत क्या होगा, सिंपल सा है, आप इसको काउंटिंग करो। कैसे, आपको इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है मुझे, तो इसे सी, तो सी से स्टार्ट करो पहले वाले से, तो यहां सी, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद ए। उसी प्रकार यहां देखो, यहां से सी से स्टार्ट करो, सी फिर डी और फिर ई, तो ए के विपरीत में क्या आ गया, ई आ गया भाई, सब मजा आ गया, तो ये हो गया अपना आंसर। चलो अगला प्रश्न में चलते हैं। ये रहा, एक्स और वाई की आयु के बीच क्रमशः का अनुपात कितना है, 9:13 है। 8 वर्ष पूरे इनकी आयु के बीच अनुपात 7:11 हो जाएगा। तो एक्स की वर्तमान आयु, अरे सिंपल सा, कैसे निकालोगे, देखो एक्स और वाई के अनुपात में लिख देता हूं 9:13, जब मेरे पास पढ़ोगे ना मजा आ जाएगा। 8 वर्ष पूर्व पूछा गया उनकी आयु का अनुपात, तो पूर्व लिखो या फिर कुछ भी लिखो, मैं तो वैसे 8 लिख देता हूं, यहां पर आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ। 8 वर्ष पूर्व मतलब माइनस लगा लेते हैं, कितना अनुपात हो जाता है, 7:11 हो जाता है। कैसे करो आप इनको, 7 को 11 से मल्टीप्लाई करो और 11 को 9 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ऐसे कर देना। ये कर दिया तो इसका जो भी आएगा वो इधर लिख देना, फिर बराबर लगाना। 8 7 बराबर आ रहा है, मतलब 8 8 बीच में बराबर है, तो यहां पर केवल क्या करो, 11 में से 7 घटाओ, कितने बच गए, 4, तो 4 को मल्टीप्लाई करो 8 से, तो कितने आएंगे, 8 को 32 आ गए कि नहीं आ गए, 32 आएंगे ना। यहां पर इधर जो आया उसका 32 में भाग देना, फिर जो आएगा उसमें 8 जोड़ देना, तो वर्तमान आयु आ जाएगी 36 वर्ष। समझ गए। चलो अगला प्रश्न यहां पर बता रखा है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि कुछ पंखे दीवार है, तो ये कुछ पंखा है, ये क्या है, दीवार है, और सभी दीवारें क्या है, जितने भी दीवारें हैं वो क्या है, रेडियो है। तो यहां पर बोल आप रेडियो है, यहां पर निष्कर्ष दे रखा है कुछ पंखे रेडियो नहीं है, तो कुछ पंखे क्या है, रेडियो नहीं है भाई साहब, ये तो गलत हो जाएगा। सभी रेडियो पंखे नहीं है, तो सभी रेडियो क्या है, पंखे नहीं है, सभी रेडियो क्या है, पंखे नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें क्या लगना चाहिए, तो इसमें ऐसा लगना चाहिए कि या तो फर्स्ट या सेकंड, दोनों निष्कर्ष गलत है। इसमें यह वाला तो है ही नहीं, आइदर वाला तो है ही नहीं, आइदर वाला नहीं है तो दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। आइदर वाला होता तो आइदर वाला सही हो जाता, वैसे दोनों गलत हो जाएंगे। एक घड़ी 4 बजे समय दर्शा रही है, घंटे की सुई 90 अंश में घूमने के बाद समय होगा, मतलब 4 घंटे 4 बजे 4 बज रहे हैं, 90 डिग्री का अंश घूमती घंटे वाली सुई, तो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो यहां 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए 3 घंटा होना चाहिए, तो 7 में 3 जोड़ दो, 7 घंटे हो जाएंगे। 4 में 3 जोड़ेंगे 7 घंटे हो गए, सिंपल सा आंसर आ गया। चलो दोस्तों यहां पर दे रखा है कि कमल है, गुलाब है और फूल है, तो फूल के अंदर दोस्तों क्या आ जाएगा, कमल भी आ जाएगा और गुलाब भी आ जाएगा। ऐसा कोई घोड़ा देखो, देखो कहां है, ये डिलीट ही कर दिया क्योंकि इसमें ऐसा है ही नहीं है ना, तो ये क्या कर दिया था, उस समय डिलीट कर दिया। देखो लिखा हुआ है साफ साफ, ऐसा होना चाहिए था वैसे तो। अब यहां पर पूछा गया है कि दर्पण प्रतिबिंब, अपन क्या हमेशा इधर वाला देखते थे दर्पण प्रतिबिंब, पर ये भाई साहब चालाक निकला, इस इधर बताना है आपको, बताओ इसका जैसा ये हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 4। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब का मतलब होता है नीचे वाला, तो इसका उल्टा देखो कैसा आना चाहिए, तो ये टी ऐसा हो जाना चाहिए, कौन से मिलेगा ऐसा, हाँ केवल एक में मिल रहा है और ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करो, तो आपको कैसा लग रही क्लास मुझे बता दो। क्वेश्चन है 8 मई 2005 को शुक्रवार था, तो 8 मई 2006 को क्या होगा, तो ये लीप वर्ष है या लीप वर्ष नहीं है, या बताओ पहले तो मुझे। 2005 और 2006 लीप वर्ष है कि नहीं। लीप वर्ष वो होता है कि जो अंतिम 2 डिजिट होते हैं लास्ट के, वो उसमें 4 का पूरी बार भाग चला जाए तो उसको बोलते हैं लीप वर्ष। यदि पूरी बार भाग नहीं जाता है तो उसको बोलते हैं सामान्य वर्ष। तो 2006 भी सामान्य वर्ष है, 2005 भी सामान्य वर्ष है, तो मतलब एक दिन बढ़ेगा। यदि 8 मई 2005 समय एकदम सही आ जाए, मतलब डेट और तारीख वगैरह सब सेम हो और समय साल में केवल 1 साल का अंतर हो, तो एक दिन बढ़ जाता है। कितना, एक दिन। तो शुक्रवार था तो शनिवार हो जाएगा। यदि लीप वर्ष होता तो 2 दिन बढ़ जाता है, ये आपको याद रखना है, तो फिर रविवार हो जाता। पर यहां पर लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष है, तो एक दिन से बढ़ जाएगा।
इतना सिंपल सा आपको करना है। और ये कैसे किया जाता है और कैसे याद किया जाता है आपको मैं बना दूंगा रीजनिंग का ज्ञाता, रीजनिंग का शिक्षक बना दूंगा, आप चिंता मत करो, बस मेरे साथ लगोगे। अब देखो अगला क्वेश्चन है, आपको इसको सिंपल सिंपल करोगे तो आ जाएगा। चलो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 343। कैसे, अब आप सोचोगे सर बता दो ऐसे क्या कर रहे हो, तो 4 का क्यूब करो, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 11 का क्यूब कितना होता है 1331, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343, होता है कि नहीं, बिल्कुल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसा। क्यूब भी याद करो 20 तक, और क्यूब कम से कम 10 तक तो याद कर लो, ज्यादा मत करो, मैं नहीं बोलूंगा ज्यादा की, पर 20 तक तो स्क्वायर याद कर लो और 10 तक क्यूब याद कर लो। यहां श्रेणी दे रखी है, इसमें लुप्त अंक आपको देखना था, तो हो जाएगा इसमें 78। देखो एक पंक्ति में 5 आदमी दे रखे हैं और इनको आपको दाएं बाएं करना है और इसको सीधा सा आंसर दे देना है, ए हो जाएगा। दोस्तों यहां पर दे रखा है दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब और आकृति वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा है तो इन पर ज्यादा ध्यान देना है। इसको उल्टा कर दो, दर्पण प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, उल्टा नहीं होता, इसको इधर दर्पण लगा दो और इधर देख लो, पहले पहले एन आना चाहिए, मतलब उल्टा हो जाएगा, एन ऐसे हो जाएगा तो एन आएगा, फिर आर आएगा तो ए वाला आर होगा, तो ऐसा ही हो जाएगा ना, उल्टा नहीं होगा, ये ऊंचा हो गया, ऐसे नहीं होगा, ऐसे तो जल प्रतिबिंब होता है, सीधा का सीधा भी नहीं रह सकता, इधर आगे पीछे नहीं हो सकता, याद रखो हमेशा, ये होगा आंसर। अगला प्रश्न यहां दे रखा है कुछ, और क्या पूछा गया है, पूछा गया है तो कुल बेरोजगारों की संख्या क्या होगी, क्या बोला गया है यहाँ, एक वर्ग शिक्षित है जिसमें त्रिभुज ग्रामीण है, आय तो बेरोजगारों का प्रतिनिधित्व करता है, तो कुल बेरोजगारों की संख्या कितनी होगी, तो सारे के सारे बेरोजगारों को जोड़ दो, इनको, ये सारे बेरोजगार है, 22 हो जाएंगे सारे बेरोजगार। अगला प्रश्न, निम्न में से असंगत देखना है, जैसे गेंदा का फूल हो गया, गुलाब हो गया, ट्यूलिप्स हो गया, कमल हो गया, तो कमल अलग हो गया, ये अलग हो गया, कमल क्या है पानी में उगता है। अगला प्रश्न आपके लिए यहां दे रखा है 13 वस्तु प्रत्येक 70 दाम वाली खरीदी, 15 वस्तु 60 दाम वाली खरीदी, तो 12 वस्तु 65 दाम वाली खरीदी, तो प्रति वस्तु का औसत दाम कितना होगा, तो औसत दाम हो जाएगा 64.75। अगला प्रश्न, श्रेणी दे रखी है, श्रेणी में बीच वाला एक चीज गायब हो रखी है, गायब हो गई, वही आपको ढूंढनी थी, तो 108 हो जाएगा। अगला प्रश्न, अब यहाँ एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि पीटर पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है, ये पीटर है, ये पीटर क्या करता है 5 किलोमीटर इधर चलता है, ठीक है, फिर ये दाएं मुड़ता है, क्या करता है ये दाएं मुड़ जाता है और दाएं मुड़ के 5 किलोमीटर और चलता है, 5 मीटर और चलता है, ये 5 और चल गया, फिर क्या करता है ये दाएं मुड़ता है और दाएं मुड़ के बहुत तेज भागता है और 20 मीटर भाग लेता है, फिर अंत में दाएं ओर मुड़ता है, फिर क्या करता है दाएं ओर मुड़ता है और 5 मीटर तक चलता है, फिर रुक जाता है, आराम करता है, सो जाता होगा, पता नहीं क्या ही करता है। तो यहां पूछा गया है कि जो आपका ये प्रारंभिक बिंदु था इससे कितनी दूरी, तो यहां से यहां कितनी दूरी, 5 तो ये हो गया, तो 20 में से 5 घटाओ 15 मीटर हो जाएगा, आ गया आंसर। तो बस ऐसे आंसर लाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अच्छा सा क्वेश्चन एक और है, कुछ पिन, ये कुछ पिन है मेरे पास, ये पिन है, ये क्या है क्लिप है, पिन क्या है क्लिप है, और बोला गया कुछ क्लिप क्या है पेन है, ये पेन है। तो अब निष्कर्ष है यहां पर कि कुछ पिन पेन है, कुछ ये पिन है ये पेन है, ऐसा कुछ तो बोला नहीं गया, हमें को तो नहीं पता, ठीक है, तो नहीं होगा, कोई पिन पेन नहीं है। अब एक कोई बोला कोई पिन पिन है, तो आइदर वाला यहां लग जाता है, या तो पहला होगा या दूसरा होगा, या तो आइदर वाला यहां पर लग जाता है, तो हो जाएगा या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। क्यों लगता है, क्योंकि यहां पर भी पेन और पिन की बात करिए, ये पॉजिटिव मामला है, इधर नेगेटिव मामला है पिन पेन का, तो दोनों में से एक तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होगा, तो या तो फर्स्ट होगा या सेकंड इसका सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला प्रश्न, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, सॉरी 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 260 मीटर का लंबा जो प्लेटफॉर्म होता है ना उसको पार करती है। तो भाई साहब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जुड़ेगी, और ट्रेन पूरी की पूरी पार करके जाएगी उसको तो ट्रेन भी जुड़ेगी। तो 260 में 140 जोड़ो तो कितना आ जाएगा 400 मीटर, 400 मीटर आ गया। अब आपको क्या करना होगा बताओ फटाफट। फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। अपन को निकालना क्या है,
प्लेटफॉर्म की कितने समय लगेंगे, तो समय निकाल दें तो S बराबर D अपॉन टी, यानी कि दूरी बटा आपको क्या निकालना है, दूरी बटा क्या करना है, क्या निकाल, समय निकाल दें ना, बिल्कुल। तो समय निकालने के लिए क्या करोगे, T बराबर दूरी बटा ये जो आपकी चाल है वो करोगे। तो मैंने दूरी कितनी निकाल ली, 400 मीटर है। अभी आपको एक चीज याद ध्यान ये रखनी है कि 60 किलोमीटर को आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा, क्योंकि यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए। तो ये 60 है, तो 60 में मैं क्या करता हूं, 5/18 का गुणा कर देता हूं। तो 5/18 लिखूंगा तो मैं 18 नीचे नहीं लिखूंगा, ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। तो क्या करोगे, 0 से 0 काट दो, 5 से 40 को काटो कितनी बार, 8 बार, और इधर 6 से काट दो 18 को 3 बार, कितने हो गए, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो 24, तो 24 सेकंड लगेंगे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, यहां पूछा गया है कि 13 का क्यूब क्या होगा। मैं इसलिए तो बोला था आपसे कम से कम 10-15 तक तो आप क्यूब याद कर लो, और 20 तक आप 20 या 30 तक वर्ग याद कर लो। तो ये 13 का क्यूब याद करना है आपको। तो 13 का स्क्वायर तो आपको पता होगा, तो 169 लिख लो, फिर इसको क्या करो, 13 से मल्टीप्लाई करो। अब इसको यूनिट डिजिट से पता कर सकते हो, जैसे 9 या 27, तो पीछे 7 किस में आ रहा है, हाँ तो इसमें आ रहा है, इसमें, ये दोनों हो सकते हैं, पर ये तो कतई नहीं हो सकता। अब इसको गुणा करो, करना पड़ेगा, तो इसको गुणा करोगे तो 2197 आएगा। तो दोस्तों मैंने पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, ओल्ड पेपर पूरा का पूरा, जो आपको 4 सितंबर 2017 को हुआ था जेल प्रहरी का। आशा करता हूं आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करो, क्योंकि इतनी मेहनत आपको कोई नहीं करवाएगा। मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन करवाया है, पूरे के पूरे रीजनिंग के क्वेश्चन करवा दिए हैं। आप बताइए, अब आपको कोई कमी नजर आई है क्या मेरी पढ़ाई में, तो बताओ। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को शेयर करो, और आप शेयर करोगे ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तो ही मैं रोजाना क्लास ले पाऊंगा। और आप लोग ही जो है इस क्लासों को नहीं देखोगे तो फिर मैं क्लासों लेने का भी छोड़ दूंगा आज से। तो आशा करता हूं आप लोग रोजाना क्लास लेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद मित्रों।